हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जामशिप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के नवंबर 2024 मंथ की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी वीडियो में लगातार लाते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने आर्थिकी तक कवर कर लिया है। इस वीडियो में उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने। और प्रधानमंत्री की बात करें तो हरिनी अमर सूर्या को श्रीलंका का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अनुरा कुमारा दिशानायके राष्ट्रपति और हरिनी अमर सूर्या को प्रधानमंत्री। 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक। 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक कहां पर आयोजित की गई? ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। और इस बैठक में दोनों देशों ने 2030 तक $100 मिलियन का व्यापार हासिल करने का लक्ष्य रखा है। अगला है क्वाड शिखर सम्मेलन। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024। क्वाड क्या है? यह ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएसए का कूटनीतिक साझेदारी समूह है। कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? डेलावेयर, विल्मिंगटन, यूएसए में। यूएसए के डेलावेयर, विल्मिंगटन में। और इसकी थीम थी मल्टीलेटरल सॉल्यूशन फॉर ए बेटर टुमारो। मल्टीलेटरल सॉल्यूशन फॉर ए बेटर टुमारो। इस दौरान क्वाड कैंसर मून साइट नामक नई पहल की शुरुआत की गई। क्वाड कैंसर मून साइट नामक नई पहल। और इंडो पैसिफिक में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल मैत्री की घोषणा। क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन की घोषणा। क्वाड कैंसर मून साइट पहल का शुभारंभ अभी आपने ऊपर देखा। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान इसको लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल, अवसंरचना, अनुसंधान के तहत सहयोग आदि में सुधार करके हिंद प्रशांत क्षेत्र में समग्र रूप से कैंसर देखभाल परितंत्र को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक विश्व एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर परीक्षण, जांच और निदान आदि के लिए $7.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान की घोषणा की। अगला है भारत अमेरिका इंडस एक्स शिखर सम्मेलन 2024। भारत अमेरिका इंडस एक्स शिखर सम्मेलन 2024 इसका आयोजन कहां पर किया गया? अमेरिका के कैलिफोर्निया के पालो आल्टो में स्थित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। यह जो है भारत और अमेरिका के बीच रक्षा नवाचार साझेदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। और इस सम्मेलन की थीम क्या थी? सीमा पार रक्षा नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए निवेश के अवसरों का उपयोग करना। और इंडस एक्स जो समिट है इसको 21 जून 2023 को प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान लॉन्च किया गया था। कब? 21 जून 2023 को। 5वीं भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक। भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहां पर? मनीला में आयोजित की गई। फिलीपींस के मनीला में। इसका मुख्य फोकस क्या था? रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना। फ्रांस में वर्ल्ड स्किल लियोन 2024 का आयोजन। वर्ल्ड स्किल्स लियोन 2024 का आयोजन कहां पर? फ्रांस में। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विभिन्न कौशल श्रेणियों में 4 कांस्य पदक जीते। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रतिनिधियों ने 12 उत्कृष्टता पदक भी हासिल किए। नेक्स्ट है भारत और अमेरिका द्वारा 2+2 अंतर सत्रीय बैठक कहां पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 अंतर सत्रीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित। अगला है ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024। 11 सितंबर 2024 को रूस के कजान में ब्रिक्स साहित्य फोरम की शुरुआत की गई। इसकी थीम थी नए अर्थार्थ में विश्व साहित्य, परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद। फोरम का दूसरा कार्यक्रम मीट द ऑथर्स फ्रॉम इंडिया, जिसका विषय था वोल्गा टू गंगा। नेक्स्ट है डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन की बैठक। यह बैठक कहां पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में। डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन की बैठक नई दिल्ली में आयोजित। बैठक के उद्घाटन सत्र के दौरान राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के बीच डोपिंग रोधी कानून, नीति एवं शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। अगला है एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की प्रमुखों की 20वीं बैठक। दक्षिण कोरिया के इंचियोन में आयोजित। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की प्रमुखों की बैठक कहां पर आयोजित की गई? दक्षिण कोरिया के इंचियोन में, जिसमें भारतीय तटरक्षक बल ने भाग लिया। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक जापान की एक पहल है
जिसे 2004 में जापान में पहली बार एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की प्रमुख बैठक का आयोजन किया गया था। पहली बार कहां पर? जापान में किया गया था 2004 में। और एशिया तटरक्षक एजेंसी का मुख्यालय भी जापान में स्थित है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव सचिवालय की स्थापना हेतु समझौता। 30 अगस्त को भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका ने हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को चुनौती से निपटने के लिए कोलंबो में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कहां पर? कोलंबो में। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का गठन कब किया गया था? 2011 में। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अगला है VLSR-SAM मिसाइल का सफल परीक्षण। VL क्या है? वर्टिकल लॉन्च, और SR-SAM क्या है? शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका सफल परीक्षण किया गया DRDO द्वारा। कहां पर? उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से। यह परीक्षण एक भूमि आधारित ऊर्ध्वाधर लॉन्चर से किया गया। इसे 40 से 50 किलोमीटर की दूरी और लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र गति से आने वाले लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए DRDO द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष केंद्र की पहली इकाई के निर्माण को मंजूरी। 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान कार्यक्रम का दायरा बढ़ाते हुए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS-1 के पहले मॉड्यूल के विकास को मंजूरी दी। गगनयान कार्यक्रम दिसंबर 2018 में स्वीकृत किया गया था। इसरो जो है 2026 तक चल रहे गगनयान कार्यक्रम के अंतर्गत 4 मिशन शुरू करेगा। 2028 तक अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल का विकास। 2035 तक इसरो अंतरिक्ष स्टेशन के पूर्ण परिचालन की स्थिति प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त मॉड्यूल बनाने की योजना। क्वांटम एवं 5G 6G प्रौद्योगिकियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र हेतु समझौता ज्ञापन। दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र भारत तथा विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के मध्य यह समझौता ज्ञापन किया गया है। दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र भारत तथा विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के मध्य 8 नए निधि ITBI का उद्घाटन। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया। निधि कार्यक्रम की शुरुआत 2016 में की गई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली वैधकारी वैश्विक संधि, ये इंपॉर्टेंट है। AI पर पहली वैधकारी वैश्विक संधि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम सहित कई देशों ने लिथुआनिया के विनियस शहर में, ये इंपॉर्टेंट है, लिथुआनिया के विनियस शहर में आयोजित यूरोपीय परिषद के न्याय मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान AI पर पहले कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि का नाम क्या है? फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन आर्टिफिशियल। इस संधि का नाम क्या है? फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ। यह AI कन्वेंशन 57 देश के बीच विचार विमर्श के बाद मई 2024 में अपनाया गया था। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। अग्नि 4 यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत रेंज से सफल परीक्षण किया गया और DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा इसको संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। इनकी जो अग्नि 4 है, इसकी मारक क्षमता कितनी है? 4000 किलोमीटर, और यह परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है। मटेरियल्स इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 4 से 6 दिसंबर के मध्य मुंबई में किया गया। ये मुंबई है। GNSS आधारित ECT के नए नियम अधिसूचित। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS वाले वाहनों का उपयोग करने वाले मोटर चालकों को राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर प्रतिदिन 20 किलोमीटर तक टोल फ्री यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। प्रेसिजन थेरेप्यूटिक्स एवं आर्गन ऑन चिप्स प्रौद्योगिकी। प्रेसिजन थेरेप्यूटिक्स में रोगियों की व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार दवाओं का विकास और प्रयोग शामिल है। INS मालपे और INS मुल्की का जलावतरण, ये इंपॉर्टेंट है। INS मालपे और INS मुल्की। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में इन दोनों एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट का जलावतरण किया गया। कहां पर? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में। ये क्या है? एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर एयरक्राफ्ट। और यह जो है 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे अप्रैल 2019 में भारतीय रक्षा मंत्रालय और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के मध्य हस्ताक्षरित किया गया था।
अगला है जोरावर टैंक का प्रारंभिक ऑटोमोटिव परीक्षण। डीआरडीओ ने भारतीय हल्के टैंक जोरावर का सफलतापूर्वक प्रारंभिक ऑटोमोटिव परीक्षण किया। यह क्या है? जोरावर क्या है? हल्का टैंक। यह एक लाइट टैंक है जिसे भारतीय थल सेना को ऊंचाई पर उन्नत क्षमताएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला है विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक का अनावरण। विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक का अनावरण इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन द्वारा इसका अनावरण किया गया। इसके तहत अधिकृत लोग ब्लॉकचेन आधारित अनुप्रयोगों का अलग अलग उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूरालिंक के ब्लाइंड साइट को ब्रेक थ्रू डिवाइस का दर्जा। ब्रेक थ्रू डिवाइस यानी अभूतपूर्व उपकरण। 17 सितंबर को एलन मस्क के ब्रेन चिप स्टार्टअप न्यूरालिंक के प्रयोग दृष्टि पुनर्स्थापना प्रत्यारोपण उपकरण, और इसको उपकरण का नाम क्या है? ब्लाइंड साइट। इसको जो है ब्रेक थ्रू या अभूतपूर्व उपकरण का दर्जा दिया गया है, और जो ब्लाइंड साइट है इसे दृष्टिहीनों के लिए विकसित की गई है। विश्व का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक। पहली बार व्यावसायिक स्पेस वॉक करने तथा आधी सदी से अधिक समय में पृथ्वी के सबसे अधिक दूरी की यात्रा करने के बाद पोलरिस डॉन मिशन के अंतरिक्ष यात्री 15 सितंबर 2024 को पृथ्वी पर लौट आए। यह मिशन मानव स्वास्थ्य पर अंतरिक्ष विकिरण के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी के उच्च विकिरण वाले क्षेत्र अर्थात दक्षिण अटलांटिक विसंगति और वैन एलन विकिरण बेल्ट की यात्रा की। स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के ड्राई टेर्टुगास तट से दूर मैक्सिको की खाड़ी में उतरा, जिसमें एक अरबपति उद्यमी जेरेड इसाकमैन और उनके 3 निजी अंतरिक्ष यात्री का दल सवार था। अगला है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने हेतु ट्रस्ट फंड की स्थापना। इस ट्रस्ट फंड की स्थापना किसके द्वारा की गई है? मिगा और आईएसए द्वारा। मिगा क्या है? मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका उद्देश्य निवेशकों और ऋणदाताओं को गारंटी प्रदान करके विकासशील देशों में सीमा पार निवेश को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना भारत तथा फ्रांस द्वारा COP21 पेरिस 2015 में की गई थी। अगला है मिशन मौसम को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 वर्षों में 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मिशन मौसम को मंजूरी दी। मिशन मौसम को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 3 संस्थाओं द्वारा। ये संस्थाएं कौन कौन सी हैं? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्ण अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। और मिशन मौसम का उद्देश्य क्या है? वायुमंडलीय विज्ञान, मौसम निगरानी, पूर्वानुमान और प्रबंधन जैसी क्षमताओं को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति सदर्न बर्ड विंग। यह जो है तमिलनाडु के मदुरई जिले के राजमार्ग पर स्थित द अमेरिकन कॉलेज की एक शाखा परिसर में पाई गई। अगला है भारत इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का सदस्य। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के सदस्य बनने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 9 अप्रैल 2023 को भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ किया था 9 अप्रैल 2023 को। इसमें 7 बिग कैट्स, जिसमें बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता शामिल हैं। इनमें से जो 5 बिग कैट हैं वह भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है द हैबिटाट ट्रस्ट और HCL फाउंडेशन के साथ ICG का समझौता। नई दिल्ली स्थित ICG मुख्यालय में समुद्री संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने के लिए यह समझौता किया गया है। अगला है कच्छ के रण एवं मोलेम वन की परियोजनाओं को मंजूरी। कच्छ का रण यह गुजरात में स्थित है और मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? गोवा में। और जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड यानी NBWL, यह जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक गठित स्टैट्यूटरी बॉडी है। यह 47 सदस्यीय समिति है जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अगला है नेट जीरो जलवायु अनुकूल शहर कार्य परियोजनाएं 2070। 18-19 सितंबर 2024 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित जलवायु अनुकूल शहरों के लिए बहुस्तरीय कार्रवाई पर राष्ट्रीय कार्यशाला। कहां पर आयोजित की यह कार्यशाला? नई दिल्ली में। इस दौरान दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पहली बार एक साथ 7 नेट जीरो जलवायु अनुकूल शहर कार्य योजना 2070 जारी की गई। यह जलवायु अनुकूल शहर कार्य योजनाएं राजकोट, बड़ोदरा, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, उदयपुर और सिलीगुड़ी से संबंधित हैं।
अहमदाबाद के लिए पहले से ही नेट जीरो कार्य योजनाएं घोषित की जा चुकी हैं। इस प्रकार कुल 8 शहर के लिए नेट जीरो जलवायु अनुकूल शहर कार्य योजनाएं जारी की जा चुकी हैं। वर्तमान तकनीकी के आधार पर 2070 तक 91% तक उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य है। अगला है WMO ओजोन यूवी बुलेटिन का दूसरा संस्करण। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार समतापमंडल ओजोन परत धीरे धीरे ठीक हो रहा है और आने वाले दशकों में वायुमंडल में अधिकांश हिस्सों की रिकवरी पूरी हो जाएगी। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष ओजोन दिवस की थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शंस। अगला है वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास योजना। 11 सितंबर 2024 को मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए IDWH की केंद्र प्रायोजित योजनाओं को जारी रखने को मंजूरी दी, जिसका कुल परिव्यय 2602.98 करोड़ रुपए है। इस योजना के तहत कुल 55 बाघ अभ्यारण्य, 33 हाथी अभ्यारण्य और 718 संरक्षित क्षेत्र और उनके क्षेत्र लाभान्वित होंगे। इस दायरे में आने वाले प्रोजेक्ट लायन को भी प्रोजेक्ट लायन एक्ट 2047 अमृतकाल के लिए एक दृष्टिकोण नामक दस्तावेज में परिकल्पित गतिविधियों के अनुसार मजबूत किया जाएगा। अगला है अदरक की 6 नई प्रजातियों की खोज। अदरक की 6 नई प्रजातियों की खोज IISER की 2 वैज्ञानिकों विनीता गौंडा और ऋतु यादव ने इन प्रजातियों की खोज की है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक प्रदूषण से निपटने वाले। अगला है एंटीबायोटिक प्रदूषण से निपटने हेतु WHO के दिशा निर्देश। इन दिशा निर्देशों में विनिर्माण प्रक्रिया के कारण होने वाले एंटीबायोटिक डिस्चार्ज की समस्या के समाधान हेतु सुझाव दिए गए हैं। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के उल्लंघन हेतु दिशा निर्देश। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बैटरी अपशिष्ट नियम 2022 के उल्लंघन को दंडित करने के लिए सख्त पर्यावरण क्षतिपूर्ति दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य उचित बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना है और पर्यावरण के लिए स्थिरता को बढ़ाना है। नेक्स्ट है टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया। कहां पर? भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। टील कार्बन से तात्पर्य गैर ज्वारीय मीठे पानी की आर्द्र भूमि में संग्रहित कार्बन से है, जिसमें वनस्पति, सूक्ष्मजीवी, बायोमास तथा घुले हुए कणिकीय पदार्थों में संग्रहित कार्बन शामिल है। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स एवं सूचकांक। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024, इसे FSSAI द्वारा जारी किया गया, जिसमें केरल पहले स्थान पर, तमिलनाडु दूसरे और जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर रहा। केरल ने वित्त वर्ष 2023-24 में अपने निरीक्षण लक्ष्य का 100% से अधिक हासिल किया। पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड को विशेष मान्यता दी गई। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ राइनो 2024 रिपोर्ट। स्टेट ऑफ राइनो 2024 रिपोर्ट, इसे अंतरराष्ट्रीय राइनो फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया। राइनो की सभी 5 प्रजातियों को मिलाकर दुनिया में लगभग 28,000 गैंडे बचे हुए हैं। यह 5 प्रजातियां हैं सफेद, काले, भारतीय, जावा और सुमात्रा गैंडे। अगला है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024, इसे जो है अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी किया गया। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 यह जो है 5 स्तंभों में देश स्तरीय साइबर सुरक्षा प्रतिबद्धताओं का मूल्यांकन करता है। भारत ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में शीर्ष स्तर यानी टियर 1 का दर्जा प्राप्त करके साइबर सुरक्षा प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। भारत जो है 100 में से 98.49 के स्कोर के साथ रोल मॉडल देश के श्रेणी में शामिल हो गया। भविष्य में संभावित महामारी की तैयारियों पर नीति आयोग की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि 75% सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे जानवरों से फैलने वाली बीमारियों से होंगे। इसके लिए वन हेल्थ अप्रोच पर जोर दिया गया। महत्वपूर्ण ऊर्जा संक्रमण खनिजों पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट। ऊर्जा संक्रमण के लिए संसाधन जुटाना, महत्वपूर्ण ऊर्जा संक्रमण खनिजों को समानता और न्याय की दिशा में ले जाने के सिद्धांत नामक रिपोर्ट में 7 प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों एवं 5 कार्यान्वयन योग्य सिफारिश की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक महत्वपूर्ण ऊर्जा संक्रमण खनिजों की मांग 3 गुना हो जाने की संभावना है। महत्वपूर्ण ऊर्जा संक्रमण खनिज वे खनिज हैं जो नवीकरणीय ऊर्जा के निर्माण, उत्पादन, वितरण और भंडारण के लिए आवश्यक हैं, जैसे तांबा, कोबाल्ट, निकेल, लिथियम, ग्रेफाइट आदि। नेक्स्ट है हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया 2023। 9 सितंबर 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने भारत के स्वास्थ्य आयाम 2023-24 नामक वार्षिक प्रकाशन जारी किया।
रिपोर्ट के अनुसार 21 मार्च 2023 तक भारत में कुल 31,882 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 6,359 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 1,340 जिला अस्पताल तथा 362 मेडिकल कॉलेज हैं, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सेवा प्रदान करते हैं। अगला है खाद्य तेलों में वृद्धि को गति देने के मार्ग और रणनीति। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर खाद्य तेलों में वृद्धि को गति देने के लिए मार्ग और रणनीतियां नामक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार खाद्य तेल की प्रति व्यक्ति खपत में व्यापक वृद्धि हुई है, जो 19.7 किलोग्राम प्रति वर्ष तक पहुंच गई है। 2022-23 में घरेलू उत्पादन से देश की आवश्यकताओं का केवल 40 से 45% ही पूरा हो पाया है। अगला है योजना एवं कार्यक्रम। पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूरी। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल्स इन्हांसमेंट यानी पीएम ई ड्राइव योजना। इस योजना के अंतर्गत भारी उद्योग मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी। इस योजना हेतु 2 वर्षों की अवधि में 10,900 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी पीएम आशा। मंत्रिमंडल ने पीएम आशा योजना को जारी रखने को मंजूरी दी। इस योजना को 15वें वित्त आयोग के दौरान 2025-26 तक 35,000 करोड़ रुपए का कुल वित्तीय व्यय होगा। इसका उद्देश्य किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना है। सरकार ने मूल्य समर्थन योजना और मूल्य स्थितीकरण कोष योजनाओं को पीएम आशा में एकीकृत किया है। अगला है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस वात्सल्य योजना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में नाबालिगों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। किसके लिए? नाबालिगों के लिए। इसका शुभारंभ देश के 75 स्थानों पर एक साथ किया गया, जिसमें नाबालिग ग्राहकों को 250 से अधिक यानी 250 से अधिक अस्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या PRAN कार्ड वितरित किए गए। अगला है बायोराइड। बायोराइड क्या है? बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम यानी बायोराइड। इस योजना हेतु 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से लेकर 2025-26 के दौरान प्रस्तावित परिव्यय 9,197 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य देश में नवाचार को बढ़ावा देना और जैव उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी। 79,156 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 18 सितंबर 2024 को इस योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु इसको मंजूरी प्रदान की गई है। इस मिशन में 25 कार्यक्रम शामिल हैं, जिन्हें 17 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। DPIIT द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म भास्कर का शुभारंभ। भास्कर यानी भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर इनिशिएटिव, इसे जो है 16 सितंबर 2024 को शुभारंभ किया गया। यह एक ऐसा मंच है जिसे स्टार्टअप्स, निवेशकों, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं, सरकारी निकाय सहित उद्यम संबंधी इकोसिस्टम के भीतर प्रमुख हितधारकों के बीच सहयोग को केंद्रीकृत एवं सुव्यवस्थित करने के लिए तैयार किया गया है। नेक्स्ट है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा 6 पहलों का शुभारंभ। 11 सितंबर को संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में मंत्रालय की 100 दिवसीय उपलब्धियों के उपलक्ष्य में 6 पहलों अथवा पोर्टलों का शुभारंभ किया गया। सीमांत श्रमिकों के लिए पीएम आवास योजना का विस्तार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना को वित्त वर्ष 2024-25 से बढ़ाकर 2028-29 तक 5 वर्ष के लिए विस्तार करने को मंजूरी दी है। कब से? 2024-25 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2028-29 तक। इसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ अतिरिक्त घर उपलब्ध कराना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पीएम जन आरोग्य योजना का विस्तार। 11 सितंबर को मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दी। पात्र वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा। इसके तहत 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को की गई थी। इसका उद्देश्य 12 करोड़ से अधिक ग्रामीण गरीब एवं वंचित परिवारों लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को माध्यमिक और तृतीय देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। नेक्स्ट है रंगीन मछली मोबाइल ऐप का शुभारंभ। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भुवनेश्वर स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान में रंगीन मंजली मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग यानी रीसेट कार्यक्रम का शुभारंभ। रीसेट कार्यक्रम 29 अगस्त को युवक मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के करियर विकास एवं रोजगार क्षमता में वृद्धि हेतु ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाना। 20 से 50 वर्ष के सेवानिवृत्त एथलीट जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया हो या पदक प्राप्त किया हो इस कार्यक्रम के तहत योग्य हैं। 20 से 50 वर्ष के सेवानिवृत्त एथलीट। नेक्स्ट है नई बायो E3 नीति का अनावरण। बायो E3 मतलब बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। उच्च प्रदर्शन करने वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने वाले इस नीति को मंत्रिमंडल द्वारा 24 अगस्त को मंजूरी प्रदान की गई। यह जो है 6 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। बायोपॉलीमर एवं एंजाइम, स्मार्ट प्रोटीन एवं फंक्शनल फूड, सटीक जैव चिकित्सा, जलवायु सहनशील कृषि, कार्बन स्तर में कमी एवं इसका उपयोग, समुद्री एवं अंतरिक्ष अनुसंधान। अगला है सी बॉक्स पोर्टल। सी बॉक्स पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया कार्यस्थल को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से। इसमें सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों शामिल हैं। अगला है बैंकिंग, वित्तीय सेवा, उद्योग एवं व्यवसाय। मास्टर कार्ड की वैश्विक पेमेंट पास की सेवा। ऑनलाइन शॉपिंग को पहले से अधिक सुरक्षित और सरल बनाने के लिए पेमेंट पास की सेवा किसके द्वारा? मास्टर कार्ड द्वारा। भारत का पहला मल्टी ब्रांड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के दौरान फिंच स्टार्टअप पीओपी ने रुपे एवं यस बैंक के सहयोग से भारत के पहले मल्टी ब्रांड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ किया। भारत सरकार विंडफॉल टैक्स को घटाया। भारत सरकार ने घरेलू कच्चे तेल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को 2100 प्रति टन से घटाकर 1850 प्रति टन कर दिया है। भारत में पहली बार 1 जुलाई 2022 को अप्रत्याशित लाभ कर लगाया गया था। विंडफॉल टैक्स को अप्रत्याशित लाभ कर भी कहते हैं। पोर्ट टैलबोट परियोजना हेतु टाटा स्टील का समझौता। टाटा स्टील ने वेल्स के टैलबोट स्टील वर्क्स में अपनी महत्वाकांक्षी 1.25 बिलियन पाउंड की हरित स्टील परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यूके सरकार के साथ 500 मिलियन पाउंड के अनुदान वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है यूएई भागीदारों के साथ SIDM के रक्षा सहयोग समझौते। रक्षा सहयोग बढ़ाने हेतु सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर यानी SIDM ने अमीरात रक्षा कंपनी परिषद EDCC और एज ग्रुप UAE के साथ रक्षा सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। और नेक्स्ट है टाटा मोटर्स फाइनेंस एवं टाटा कैपिटल के विलय को मंजूरी। पे ग्लोकल को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस हेतु RBI की मंजूरी। इसे पे जी लोकल। और टाटा AIA ने गिफ्ट सिटी में खोली ऑफशोर शाखा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चित व्यक्ति, नियुक्तियां और युद्धाभ्यास आदि को कवर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।